अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। जैसे कि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट 28। इरफा अभी उनसे इमोशनली कुछ कह ही रही होती है कि उनकी अभी उन्हें थप्पड़ मारती है और उससे गिले शिकवे करना स्टार्ट करती है। नुमान हंसना स्टार्ट कर देता है। सबको यही लग रहा होता है कि शायद नुमान को पहले ही पता था। तो नुमान कहता है इरफा इसमें डरने की क्या ही बात थी। ये बात तो मैं उसी दिन जान गया था जिस दिन घर पे दावत थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए किचन में आ रहा था और तब तुम और फराह आपस में बात कर रहे थे अहमद साहब के मुतालिक। तब मैंने सारी बातें तुम लोगों की सुन ली थी और उस दिन तो मैं काफ़ी दुखी हो गया था और मैं चाहता था कि ये सारा सच में फैमिली वालों को बता दूं, लेकिन क्या करता। मुझे लगा इस बार भी सब मुझे ही गलत समझेंगे पहली बार की तरह, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर देता हूँ। पर तुम तो सबसे ज़्यादा शातिर और चालाक निकली। जहाँ अपना फ़ायदा देखा वहाँ निकल ली। अरे अगर ये सब कुछ करना ही था इरफा तो मुझे इतना जलील क्यों करवाया फैमिली वालों के सामने। सच बोलने की हिम्मत तो कर ही लेती अगर मोहब्बत की हिम्मत कर ली थी तो। और तुम्हें से सब कुछ छुप के करने की क्या ज़रूरत थी, फ्रंट पे भी कर देती ना। ये सब देखकर इरफा के अब्बू की तबीयत ख़राब हो जाती है और सब आपस में परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा ये वो। इरफा वहाँ ज़मीन पर बैठ कर रोने लगती है। तो नुमान भी ज़मीन पर बैठ जाता है और इरफा को कहता है इरफा देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारा कज़न हूँ, उसके बाद ही और कुछ। पहले दिन से तुम्हें मैं इस रिश्ते के लिए नागवार गुजरा था। अगर यही सब था तो तुम फ्रंट पे आके मुझे सब बोल लेती। एज अ कज़न मैं तुम्हारी खुशियों में हमेशा खुश रहता। जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें भी मोहब्बत करने का पूरा हक है, तुम भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, तुम कतई ये मत सोचना कि पीछे मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे दुख तो हुआ था तभी, लेकिन शायद अगर आज मुझे ये सब पता चलता तो बहुत ज़्यादा दुख होता। उस दिन जो दुख हुआ था उस दुख के साथ वो फीलिंग्स भी निकल गई थी। इरफा तुम्हारे साथ और कोई खड़ा रहे, तुम्हारा डिसीजन भी ना रहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर अब तुम्हारे अब्बू की तबीयत ही देखो ख़राब हो गई है। इरफा तुम्हें अपनी फैमिली वालों की तो सुननी चाहिए ना। देखो वो कितनी प्रॉब्लम में है अब। अहमद उसे देखकर सोच रहा होता है कि आज इतना मेहरबान क्यों बन रहा है। और हाँ अहमद साहब, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि मैं आपको कुछ कह सकूं, लेकिन अगर ऐसा सब कुछ था आप मुझे भी बता सकते थे। मैं जानता हूँ मैं बहुत अननोन फील करता था। मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लेता, लेकिन अहमद साहब आज जो हुआ है ना वो उससे कहीं बेहतर होता। तब सिर्फ मेरा दिल टूटता। हाँ आज तो इरफा की फैमिली वाले ही इतनी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अब आपने शादी तो कर ली है, लेकिन आपने अपनी फैमिली वालों को तो बताया है ना, या फिर आपने भी अपने अब्बू को नहीं बताया कि आपने इरफा से शादी कर ली है, या फिर आप इरफा में हमेशा इंटरेस्टेड थे। अहमद साहब सबके एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, वो खामोश बैठे रहते हैं। इरफा मुसलसल रोई जाती है। अहमद उसे देख रहा होता है। वो कोशिश करता है कि इस पर चुप कर जाए, लेकिन इरफा चुप नहीं करती। पहले इरफा सोचती कि वो नुमान को सब सच बता देती है। अगले ही लम्हे नुमान जमीन से उठकर उसके लिए पानी का गिलास ले आता है और वो 2 गिलास ले आता है। वो कहता है कि 1 गिलास भी लाया शायद अहमद तुम्हें अजीब लगे इसलिए मैं 2 गिलास पानी के भर के लाया। दुख तो मुझे हुआ था, लेकिन अब कोई बात थी, क्योंकि अगर इरफा की शादी ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे से हो भी जाती ना तो भी वो मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रहती। मैं तो मानता हूँ ये अच्छा ही हुआ है, जो होता है बेहतरीन के लिए होता है। इरफा तुम रो नहीं, तुम ज़मीन पे मत बैठो, तो उठो अपने रूम में चली जाओ। नुमान उसे सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन अहमद उसे रोक देता है। अहमद तुम सही कर रहे हो, लेकिन मैं इसको कसम हूँ आई एम रियली सॉरी। तुम अपनी वाइफ को सहारा दे सकते हो। सॉरी मैं पीछे हटता हूँ। तो नुमान पीछे हट जाता है। इरफा जो इतनी तकलीफ़ और इतने दुख में डूबी हुई होती है उसे एहसास भी नहीं होता है कि वो इंसान उसे सहारा देकर रूम में ले जा रहा था, जिस इंसान ने उससे सारे सहारे और उसका यकीन तक छीन लिया था। इरफा को जब वो बेड में बैठाता है तो इरफा बुत बन के बैठी रहती है। ना उसे कुछ सुनाई दे रहा होता है अहमद की कोई बात, न कुछ दिखाई दे रहा होता है। बहुत सदमे में चली जाती है। और बात जब सब देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि अपनी फैमिली वालों को कैसे बताऊँ। जब नुमान की अम्मी कहती है कि मैं इनसे सारी तालीम तोड़ देती हूँ तो नुमान अपनी अम्मी को रोकता है।
अम्मी इनमें मामी, देखो मामी का क्या कसूर है, उसको तो नहीं पता था ना, और इरफान ने तो किसी को भी नहीं बताया। इस वक्त हालात ये है कि आपको चले जाना चाहिए घर, गुस्से में आकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देखो रोमान, तुमने उस दिन ऐसा बिहेव किया था तो मैंने कहा था सबके सामने नाक रगड़ के सॉरी करो, और आज इरफा मतलब तुम हमेशा से सही थी, मैं ही गलत थी कि अपनी औलाद पे कभी यकीन नहीं कर पाए। अभी जो होना था सो हो गया। अब आप ये देखें कि इरफा कहाँ खुश है। इरफा खुश हो ना हो मेरी बला से, अब देखो ना मेरे भाई की तबीयत कितनी ख़राब होगी, अब पता नहीं क्या होगा। इरफा वह देख रही थी कि जो लोग उसके लिए इतनी तगो-दो करते थे आज वो उससे इतनी बेचारी दिखा रहे थे। और इरफा एक ही झटके में उठ जाती है बेड से और वो कहती है कांग्रेचुलेशन अहमद साहब, कांग्रेचुलेशन, मुझसे सारे सहारे छीन कर मुझे बेसहारा करने के लिए, मेरी सारी सोच सारी ज़िंदगी जीतने के लिए शुक्रिया। अब तो आप चैन आ गया होगा ना। इरफा ये सब कुछ मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं किया। इतने में इरफा की बुआ रूम में आती है और इरफा को कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खाना खा के फ़ौरन यहाँ से चले जाना। हम भी समझेंगे कि कोई तूफ़ान आया था और फिर अब सब खामोशी हो गई है। तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तबीयत तुम्हारी ख़राब ना हो जाए तो ये रही दवाइयाँ जो इरफा और हम रोज़ खाती हैं। और यहाँ रहा खाना। हम सब जा रहे हैं हॉस्पिटल, और जब हम घर वापस आए तो इरफा तुम यहाँ मत होना। अब मैं इतना ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए अपने गुस्से को छुपा कर, क्योंकि नोमान नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव करूँ। बचपन से लेकर आज तक हमने आपके लाड उठाए इरफा, और आज आपने हमें सबके सामने रुसवा कर दिया। पहले तो नोमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इस बार इरफा चाहती थी सब कुछ बताना, लेकिन अहमद को देखकर वो फिर खामोश हो गई। देखो अहमद, हम आपको नहीं जानते, हम ये भी नहीं जानते कि आप कितने अमीर हैं, क्या नहीं क्या नहीं, लेकिन हम आपसे फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि अब आपने जो ये कदम उठाया है तो आप एंड तक इरफा का साथ देंगे, क्योंकि अब यहाँ से इरफा को कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। इरफा ये सब कुछ सोचकर सुन रह जाती है, और अहमद चुपचाप सारी बातें सुनकर गर्दन झुका लेता है। उसकी बुआ कहती है इरफा की बुआ के गर्दन तो वही झुकाते ना जो कुछ गलत करते, और तुम लोगों ने शादी की है कुछ गलत नहीं किया। हाँ, तरीका थोड़ा गलत था, और मेरे बेटे ने कहा है कि सबको मूव आउट कर लेना चाहिए, तो बेटा जाते हुए दिल दुखी करके मत जाना। समझो तुम्हारी बुआ ने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन एक तकलीफ़ हमेशा रहेगी कि तुमने हमारे साथ ये बातें शेयर नहीं की। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम हमसे शेयर कर सकती थी बेटा, हम तुम्हें मना नहीं करते। तुमने जो भी किया है ना, ज़रूर अपने लिए सही सोचा होगा। ये सब कुछ बोलकर उसकी बुआ चली जाती है, क्योंकि नोमान फिर कोशिश कर रहा था कि सबको सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर ले। और फिर जब नोमान रूम में आता है और वो अहमद साहब को इरफा के बारे में कुछ चीज़ें बताता है। इरफाना बहुत मासूम है, बचपन से लेकर आज तक वो कभी लोगों को पहचान नहीं पाई। अहमद साहब आपको भी तो नहीं पहचान पाई, वरना वो ऐसे कभी भी नहीं थी। और अहमद साहब आपको क्या लगता है कि जो आप ये सब कुछ बोल रहे हैं इस पर सबने तो यकीन कर लिया कि इरफा ये कर रही थी, लेकिन जितना भी इरफा के साथ बचपन में खेला होना, मैंने इरफा को जितना देखा है दुनिया उधर से उधर हो सकती है। वो कभी अपनी फैमिली वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, और ना ही वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, वो भी आप जैसे इंसान के लिए जो चंद दिन पहले ही उसकी ज़िंदगी में आया है। अहमद को ये सब देखकर झटका लगा। अभी मैं सबके सामने प्यार और खुलूस से इसलिए पेश आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी सीन क्रिएट नहीं करना है कुछ। और हाँ, खुद को कभी अकेले मत समझना, तुम्हें जब मदद की ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। सबसे पहले हम एक कज़न और फ्रेंड से बचपन की। एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी मुझे मदद के लिए बता सकते हो। और हाँ, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली वालों को भी समझा लो। ये जानता हूँ कि मेरा दिल बहुत दुखा है, लेकिन एक बात और, जो ये शख्स बोल रहा है या तुमसे बुलवाया जा रहा है वो भी सब झूठ है। मुझे लगता है सच तो कुछ और ही है। इरफा चाहती थी कि वो रुमान को सब सच बता दे, लेकिन जब वो अहमद की आंखों में शोला उबलते हुए देखती है गुस्सा, तो वह फ़ौरन अहमद का हाथ पकड़ लेती है। और फिर नौवाद अहमद को देखने लगता है तो अहमद इरफा को देखने लगता है, और फिर उसकी शोला उगलती आंखें फटाफट नॉर्मल हो जाती है। अहमद
बोलने स्टार्ट करते हैं, नोबार तुम्हें इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, इसकी फ़िक्र करने के लिए मैं हूँ, तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और उन फैमिली वालों की। जो भी मदद तुम्हें ज़रूरत हो, ये मेरा कार्ड है, तुम रख लेना। तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। बाकी इरफान के लिए मैं खुद काफ़ी हूँ, ठीक है। तुम्हारी इतनी तगदों के लिए शुक्रिया कि इस वक्त भी तुमने इरफा का साथ दिया, लेकिन तुम्हारा साथ अब यहीं तक का था। क्यों इरफा, सही बोल रहा हूँ मैं? अभी मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। इरफा को चक्कर आते और इरफा पैर पर गिर जाती है और वो बात इरफा को संभाल लेता है। ये बात अहमद को अच्छी नहीं लगती। अहमद उसे गुस्से से देखता है। फिर जब उसे उसकी बुआ की बात याद आती है कि इरफा बहुत कमज़ोरी फील कर रही है, उसकी तबीयत भी सही नहीं है, वो खाना खाने के बाद रोज़ दवाइयाँ खाती थी, तो अहमद फिर अपने गुस्से को झटक देता है। वो कहता है कि इस नोबार के बच्चे से तुम्हें बात भी बदला नहीं सकता, लेकिन पहले इस वक्त इरफा की तबीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इरफा पे पानी की छींटे डालते हैं और इरफा जैसे होश में आती है उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। इरफा थोड़ा खाना खाती है, फिर उसे पानी पिला देते हैं और फिर वो दवाई भी खा लेती है और वो चाहती है कि वो थोड़ा ना रेस्ट कर ले। तो बात कहता है कि अहमद यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम इनके साथ चली जाओ। जब वक्त सही होगा, मुनासिब वक्त होगा, तो हम सब बैठ के बात कर लेंगे। तो उस वक्त अहमद को भी यही सही लगता है। देखो इरफा, फैमिली वाले भी यही बोल रहे हैं और तुम्हारा कज़न भी यही बोल रहे हैं, तुम्हें चलना चाहिए। इरफा से बिल्कुल चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो उठती है और फिर अहमद का हाथ पकड़ती आराम आराम से चलने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो गाड़ी के बाहर जाती है, रात के 2:30 बज चुके होते हैं। आज की रात इरफा के लिए गुजर ही नहीं रही होती, क्योंकि उस पर ये सच, और ये पता नहीं उसे लग रहा होता है कि ये सच है, ख्वाब है, क्या है। उसे तो लग रहा होता है कि एक भयानक ख्वाब है जो सुबह होते ही टूट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उधर 1 घंटे बाद जब इरफा के अब्बू को होश आता है तो वो सबसे पूछते हैं कि इरफा कहाँ है, और सब कहते हैं कि इरफा तो घर के साथ घर चली गई है। अहमद जब अपने फार्म हाउस पर इरफा को ले जाते हैं तो इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है। इरफा, तो वह मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। देखे, मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। देखो इरफा, तुम्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है उससे तुम कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर गई हो। एक काम करो, तुम नींद सो जाओ, फिर हम कल सुबह बात करते हैं। अब नींद ही तो नहीं आएगी मुझे, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद अगर मुझे नींद आ भी जाए तो मैं मरना चाहती हूँ, ज़िंदा रहना नहीं चाहती हूँ। मैं कैसे सबका सामना करूँगी। अब जब सामने की बात आती है तो अहमद को भी ये याद आ जाता है कि उसके अब्बू की भी नाजुक तबीयत थी, और अगर वो सबको ये सब कुछ बता देता उसका अब्बू क्या रिएक्ट करता। लेकिन अब क्या ही हो सकता था, क्योंकि अहमद तो पहले कदम उठा चुका था। लेकिन वो चाहता था कि आज वो सब कुछ भूल कर वो सिर्फ इरफा के साथ अपनी सुकून की ज़िंदगी के बारे में सोचे। इसीलिए इरफा को वो कहता है कि कल जो होगा देखा जाएगा, फिल वक्त हमें कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा बाद में हम देख लेंगे। ऐसे बोल के अहमद साहब इरफा को बेड पे बैठने के इशारा देता है। इरफा साफ इनकारी हो जाती है और इरफा कहती है कि वो कतई तौर पर यहाँ नहीं रह सकती। और फिर अहमद उसे ये कहने की कोशिश करता है कि देखो, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना करो, क्योंकि तुम ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चला सकती। अब तो तुम्हारी फैमिली वाले भी तुम्हारा साथ देने से कासिर है। ये बात सोचकर इरफा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो ज़मीन पे गिर जाती है, क्योंकि उसे चक्कर आ जाते हैं। और ये उसकी हालत देखकर को डर जाता है और फिर वो देखता है कि इरफा बेहोश हो गई है फिर से। तो वो उसे उठा के बेड पर लेटा देता है। अहमद को ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि इरफा अब बार बार उसे देखकर बेहोश क्यों हो रही है। पहले तो उसकी तबीयत कभी भी इतनी ख़राब नहीं हुई थी। अब वो डर कर अपने दोस्त को कॉल करता है कि उसको तबीयत ख़राब हो रही है। उसका दोस्त कहता है पहले ही मैंने तुझे कहा था, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई थी, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कोई बात नहीं, कल तक इसे होश आ जाएगा। और फिर अहमद भी उसके साथ लेट जाता है और सोचते ही सोचते वो नींद की वादियों पे चला जाता है। सुबह जब होती है तो इरफा देखती है कि वो खुद किसी नई जगह पे है
और वो जब अपने पास अहमद को नींद सोए हुए देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो छलांग मार के उठ जाती है वहाँ से और फिर वो उसे रात का मंज़र याद आता है। इरफ़ा फिर सोचना स्टार्ट कर देती है कि रात को तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई थी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे इस इंसान से अपनी ज़िंदगी से अलग करूँ, क्या करूँ मैं? लेकिन इरफ़ा की कमज़ोरी की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाती। वो थोड़ा ही चलती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो टेबल पे हाथ रख के खुद को संभाल लेती है। इतने में जब वो टेबल पे हाथ रखती है तो उसे पता नहीं चलता कि कब उसके हाथ से कांच का ग्लास टूट गया है। और फिर जब वो थोड़ा सा पीछे हटती तो वो कांच उसके पैरों में चुभ जाता है और फिर जब वो दर्द से चिल्लाती तो अहमद उठ जाता है और फिर जब देखता है कि इरफ़ा के पाँव में से खून निकल रहा है तो वो इरफ़ा को उठकर उसे बेड पे बिठा देता है। ये सब वो जब मराहल कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसके पाँव में भी कांच लग गया है और अहमद के पाँव में से भी खून निकलने लगता है। लेकिन अहमद अपनी तकलीफ़ भूलकर इरफ़ा के पैरों से कांच निकाल रहा होता है। इरफ़ा उससे ये सब देखकर कहती है कि तुम्हें भी चोट लगी है तो तुम अपने दर्द को छोड़कर मेरे दर्द पे मरहम रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अहमद कहता है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना, हम उसे तकलीफ़ नहीं दे सकती। कि तुम बोल रहे हो तुम्हारे जैसा इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, मुझसे मेरे अपने तक छीन लिए, अब तुम्हें मोहब्बत और ये तकलीफ़ ना देने के गीत याद आ गए हैं। अहमद रोकर उसके कदमों से लिपट जाता है और कहता है इरफ़ा, पता है तुम्हारे पास पूरी फैमिली थी, मेरे पास तो कभी कुछ था ही नहीं। मैं हमेशा फैमिली चाहता था, मुझे तो कभी फैमिली मिली नहीं। जब मैं छोटा था ना, मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी और मामा सारा दिन बिजनेस पे रहते थे और दादी दादी तो काफ़ी कोशिश करती थी कि वो मुझे अब्बा अब्बा का प्यार दे सके। लेकिन तुम तो चाहती हो कि माँ बाप की मोहब्बत ही औलाद के लिए सब लगती है। उसके अलावा आपसे कितनी भी कोई मोहब्बत कर ले, आपको अपने माँ बाप की कमी हमेशा खलती रहती है। मैंने मैंने वो प्यार मासूमियत ज़िंदगी कभी भी नहीं देखी, तो तुम्हारी आंखों में मुझे सुकून, सराहत और फैमिली दिखी। मैं चाहता था तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हें अपनी फैमिली का एहसास है, तो तुम अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाओगी तो तुम मेरी फैमिली बन जाओगे इरफ़ा, और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूँगा। अहमद साहब, तो तुम्हें अपनी खुशी का एहसास था, मेरे दर्द का नहीं। इरफ़ा उससे दूर जाने की कोशिश करती है। ऐसा करते पे अहमद क्या करते अपने हाथ